Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss 5 important PYQs from UGC NET Management Unit number 1. So let's start with question number 1. Which one of the following factors is not a factor in case of wide span of management? So before answering, let us understand what span of management means. सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं. अगर एक मैनेजर के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं तो उसको वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, और अगर कम एम्प्लॉयज़ रिपोर्ट करते हैं तो उसको नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. ओके, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट तब इफेक्टिव होता है जब हमारा काम रिपीटेटिव हो, राइट. एम्प्लॉयज़ जो हो वो वेल ट्रेंड हो, और जो प्लान्स हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्टेबल हो. क्योंकि वाइड स्पैन में मैनेजर हर एम्प्लॉय को क्लोजली मॉनिटर नहीं करता. ठीक है, अब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. ऑप्शन 1 क्या कहता है? फास्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट. मैंने अभी मेंशन किया कि एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए. अगर एनवायरनमेंट फास्ट चेंजिंग है तो मैनेजर को फ्रीक्वेंट सुपरविजन और डिवीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, तो ये वाइड स्पैन को फेवर नहीं करता है. ठीक है, ऑप्शन बी क्या कहता है? वेल डिफाइंड प्लान्स फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशंस. अगर काम रिपीटेटिव है और प्लान्स भी क्लियर है तो सुपरविजन कम लगेगी, ये वाइड स्पैन को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, ऑप्शन सी क्या कहता है? इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. तो इफेक्टिव इंटरेक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, तो ये डायरेक्टली वाइड स्पैन के अगेंस्ट कंडीशन नहीं है. ऑप्शन डी क्या कह रहा है? थॉरो ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट. अगर एम्प्लॉय ट्रेंड है और मैनेजर को ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है तो ये वाइड स्पैन को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, सो द फैक्टर विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर वाइड स्पैन इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following principles of management states that for a group of activity having the same objective, there should be one head and one plan? अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. ठीक है, अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको हेनरी फ्योल ने दिया था. कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. ठीक है, तो अब अपन ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं. ऑप्शन ए क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर्स ले, उसके पास मल्टीपल्स ऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, है ना. मतलब एक बॉस से एक ही ऑर्डर मिल रहा है, मल्टीपल बॉस से अपन को ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे. एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आंसर्स लगाने हैं, जिसका भी मीनिंग पता हो और वो एप्लीकेबल नहीं है, एलिमिनेट कर दो. ठीक है, अब ऑप्शन बी पे आते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क. ये स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन की डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी अपन एलिमिनेट कर देते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, ऑप्शन बी को एलिमिनेट करते हैं. अब आते हैं ऑप्शन सी पर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इसका मतलब होता है कि अगर एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव सेम है तो उन्हें एक ही हेड और एक ही प्लान के अंडर मैनेज किया जाना चाहिए. ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? सेंट्रलाइजेशन. तो ये अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि अपन ऑप्शन डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैनेजर. ठीक है, तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैनेजर के. तो अगर मैं बात करूँ मैनेजर की, तो मैनेजर और लीडर में क्लियर डिफरेंस होता है. मैनेजर क्या करता है? मैनेजर सिस्टम्स को मेंटेन करता है, वो स्टेबिलिटी को प्रेफर करता है, स्टेटस को एक्सेप्ट करता है, राइट. हाउ एंड व्हेन पूछता है. और लीडर क्या करता है? लीडर इनोवेट करता है, स्टेटस को चैलेंज करता है, विजन देता है. ठीक है, और व्हाट एंड वाई पूछता है. लीडर डज द राइट थिंग, राइट, एंड मैनेजर डज नॉट डू द राइट थिंग. अब ऑप्शंस एनालाइज करते हैं. ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि डज द राइट थिंग. एज आई मेंशन कि मैनेजर डज नॉट डू द राइट थिंग. मैनेजर क्या करता है? लीडर डज द राइट थिंग. ये लीडर की क्वालिटी है, मैनेजर की नहीं. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? इमिटेट्स.
यहाँ मैनेजर क्या कहता है, जो भी इस्टेब्लिश सिस्टम है उनको फॉलो करता है ना। ऑप्शन सी, आस्क हाउ एंड व्हेन, ये मैनेजर का अप्रोच होता है ना। और फिर मैंने बोला कि मैनेजर का ट्रेट है कि वो एक्सेप्ट करता है स्टेटस को। सो अपन का यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हो जाएगा एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. What are the problems commonly associated with the scientific management? अब यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था, अगेन यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है आपका। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने दिया था। इसका फोकस किस पर था, इसका फोकस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था और एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर था। लेकिन इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी सामने आए, ठीक है। अब अपन ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, मैनेजर्स ऑफ्टन इम्प्लीमेंट ओनली द इंक्रीज्ड आउटपुट पार्ट ऑफ द प्लान। कभी कभी मैनेजर्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन वर्कर्स के बेनिफिट्स को क्या कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो वैलिड क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ये तो एप्लीकेबल है ऑप्शन यहाँ पर। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी बोल रहा है कि मैनेजर्स अलाउस वर्कर टू शेयर द बेनिफिट्स, दिस इंक्रीज लेबर कॉस्ट। ये एक्चुअली क्रिटिसिज्म है ही नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट में डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है जिसमें हायर प्रोडक्टिविटी पर हायर वेजेस मिलते हैं, तो यहाँ पे ये क्रिटिसिज्म है ही नहीं। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बोलता है, जॉब्स बिकम ओवर सिंप्लीफाइड एंड रिपीटेटिव ऑफ्टन रिप्लेस्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब अपन क्या करते हैं, वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है, मोनोटोनी और बॉर्डम आता है, तो ये भी क्रिटिसिज्म है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी एप्लीकेबल है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, ऑप्शन डी बोलता है कि वर्कर्स फील कंफर्टेबल ड्यू टू जॉब सिक्योरिटी एंड प्रैक्टिस्ड वर्क, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस किस पर था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस था प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर, ना कि उसकी जॉब सिक्योरिटी पर था, राइट। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अपन आते हैं ऑप्शन ई पर, ऑप्शन डी को अपन एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन ई क्या बोल रहा है कि वर्कर्स डू नॉट फील कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क। क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट टारगेट्स और टाइम स्टैंडर्ड्स की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये भी यहाँ पे वैलिड क्रिटिसिज्म है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है वैलिड क्रिटिसिज्म है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहले अपन इस एफिकेसी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। एफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन, राइट। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब हमारा मैसेज जो हम भेजने वाले हैं वो क्लियर हो, ठीक है, रीडर को ईजिली समझ आ सके, हमारे मैसेज में एम्बिग्विटी ना हो, राइट, वर्ड्स प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, तो तब होता है अपन का रिटन इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन। अब ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोलता है, लेंथी प्रेजेंटेशन। अगर ज़्यादा लेंथी कंटेंट है तो अपन की क्लैरिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। तो लेंथी प्रेजेंटेशन क्लैरिटी को रिड्यूस करता है। ऑप्शन बी क्या बोलता है, तो अपन यहाँ से ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन बी पर आते हैं। एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। एडिटिंग से क्या होता है, ग्रामर और स्ट्रक्चर, सेंटेंस का ग्रामर और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इम्प्रूव होता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी पर आता है, तो ऑप्शन बी को अपन एलिमिनेट नहीं करेंगे, अपन ऑप्शन सी पर आएंगे। ऑप्शन सी का कहता है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस। ब्रेविटी का मतलब होता है कि हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, जो रीडर्स को क्या करते हैं, कन्फ्यूज नहीं करते, ठीक है। तो अपन का सी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन डी क्या बोलता है, यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी यूज़ करोगे अपने वर्ड्स में, तो वो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस इफेक्टिव नहीं रहेगा, रीडर को समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी क्लैरिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्लैरिटी लूज हो जाएगी, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो उसको भी अपन एलिमिनेट कर देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन ई पर, इफेक्टिव यूज़ ऑफ वर्ड्स। अगर आप अपने सेंटेंस में राइट वर्ड्स का सिलेक्शन करोगे तो मैसेज क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा इम्पैक्टफुल, और वो क्या कर जाएगा, सेंटेंस को क्लियर बनाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिटर्न कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी एंड ई, ओके। So these were the 5 important Unit 1 PYQs. So if you found this detailed explanation helpful, let me know in the comments. I will continue this PYQ series in the next video.
And yes, don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss the next class.